तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शाओ चेन वो ब्रेक थ्रू करने के बाद 6 हेवन लेवल को भी अचीव कर लेता है। और फिर जब यान किंग चेन बाकी वॉरियर्स के साथ वहां पर पहुंचती है और वो लोग शाओ चेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं तो शाओ चेन स्केलेटन डीमन से वहां से जाने के लिए कहता है और कहता है कि तुम लोग फौरन से रुयान की तरफ चले जाओ, वो वहां से डीपली माउंटेन की तरफ है। ये सुनकर वो लोग वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद शाओ चेन अकेले ही उन तीनों वॉरियर्स के साथ फाइट करता है, जिसमें वो शुरू में तो उन तीनों को काफी तगड़ी कर देता है, मगर एक फ्लाइंग नाइफ शाओ चेन की बॉडी के अंदर जाकर घुस जाता है, जिसकी वजह से वो वहां से दूर जा गिरा था। ये देखकर वो सब लोग समझ रहे थे कि शाओ चेन मर चुका है, मगर अचानक से वो वहां से भी बाहर निकल आता है, जिस पर वो लोग बिल्कुल हैरान से रह जाते हैं, क्योंकि शाओ चेन के पास एक छोटा सा एक शेल था, जिसकी वजह से वो डेगर उसकी बॉडी के अंदर नहीं गया था। इसके बाद वो लोग दोबारा से एक साथ मिलकर शाओ चेन पर वार करते हैं, तो शाओ चेन अपने चारों तरफ एक डोमेन बना लेता है, मगर वहां पर बहुत ही पुराना ड्रैगन जो कि काफी लंबी नींद से उठता है और वो वहां पर एक बहुत बड़ी बर्फीली बाढ़ लेकर आता है, जिसकी वजह से वो सब लोग वहां से भागकर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, मगर वो सब के सब लोग तूफान में फंस जाते हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा चिल्लाते हुए कहीं भाग रहा होता है और वो कहता है कि यहाँ पर एक भूत है, सब लोग यहाँ से भाग जाओ। मगर हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो भागता है तो उसके सामने एक अजीब तरह का ऑरा आ जाता है, जो कि उसे आगे जाने से रोक लेता है। और वो वॉरियर पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर वही रेड हेयर वाला वॉरियर आया था, जो कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो कि एक कॉफिन से निकल कर आया था। वो वहां पर आते ही अपनी एक ब्लड पावर को यूज करते हुए उस वॉरियर की बॉडी से उसकी सारी एनर्जी को खींच कर निकालना शुरू कर देता है, जिस पर वो वॉरियर कहता है कि ये तो एक डेविल है। ये सुनकर वो वॉरियर कहता है कि डेविल, मुझे ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं, पर आखिर में हूँ कौन, मुझे अपने बारे में कुछ मालूम क्यों नहीं। इतना कहने के बाद अचानक से उसे फिर से सर में दर्द होने लगता है और वो अपनी बॉडी से एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी और रिलीज करता है, जिसके बाद वो कहता है कि मुझे और भी ज्यादा पावर की जरूरत है, मुझे और ज्यादा ब्लड चाहिए, मैं और भी ज्यादा फायर एब्जॉर्ब करना चाहता हूँ। ये कहने के बाद दूसरी तरफ फिर हमें दोबारा से शाओ चेन को दिखाया जाता है, जो कि काफी जख्मी हालत में होता है और वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका था, जिसकी वजह से वो लड़खड़ाते हुए जा रहा था। और वो कहता है कि मैंने अपने साथियों को इसी डायरेक्शन में जाने के लिए कहा था, उम्मीद है कि मैं उन लोगों तक पहुंच जाऊंगा। ये कहने की देर थी कि उसे चक्कर आते हैं और वो वहीं पर ही लड़खड़ा कर गिर जाता है। और इतने में हमें दिखाया जाता है कि वो स्केलेटन डीमन वहां पर रुयान को लेकर आ गए थे। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहां पर लियो मू भी मौजूद होता है और वो शाओ चेन को हील करने की कोशिश कर रहा था। और इस तरफ कुकू वो उस लड़की से डरकर वहां से भाग रही होती है, जिस पर रुयान उससे कहती है कि छोटी कैट कहां जा रही हो, मुझसे डर के भागो मत, तुम इतनी क्यूट हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें प्यार करना चाहती हूँ। मगर इस तरफ हम देखते हैं कि लियो मू ने शाओ चेन को अच्छी तरह से हील कर दिया होता है, जिसकी वजह से वो कुछ ही देर में होश में आ जाता है। और वो अपने आसपास देखता है तो वहाँ पे सब लोग मौजूद हैं, जिस पर वो कहता है कि आखिर तुम लोगों ने मुझे वहाँ से कैसे बचा लिया। मगर फिर रुयान कहती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम लोग लाइफ एंड डेथ मूवमेंट में एक दूसरे की मदद ना करें, क्या तुम भूल गए हो कि हम लोग एक दूसरे के अलाइज हैं, हमारे बीच में यही तो एग्रीमेंट हुआ है कि हम लोग मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। मैंने तुम्हारे बारे में जैसे ही सुना कि तुम्हें यहाँ पर लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया है और वो तुम्हें मारना चाहते हैं, तो मैं तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए फौरन से निकल पड़ी थी। और लियो मू कहता है कि तुमने काफी ज्यादा लड़ाइयां लड़ ली हैं, अगर वहाँ पर वो आइस स्ट्रोम ना आया होता तो शायद वो लोग वहाँ से कभी भी भाग कर ना जाते। और फिर लियो मू उसे एक पिल देता है और कहता है कि इसे फौरन से खा लो, इससे तुम्हारी ब्रीथिंग वो फिर से नॉर्मल हो जाएगी। तो शाओ चेन उस पिल को लेकर कहता है कि इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर वो उस पिल को खा लेता है। और इस तरह फिर रुयान वो लियो मू से कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम है, मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे इस अलायंस को टूटने से बचाओ और शाओ चेन की थोड़ी सी हेल्प करो। मगर लियो मू कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मेरा इस लड़के के साथ ऑलरेडी एक कनेक्शन बना हुआ है, बस मैं कुछ देर इससे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। अगले सीन में हम लोग दोबारा से कुछ और लोगों को देखते हैं, वो लोग वहाँ पर अभी भी शाओ चेन और यान किंग चेन को ढूंढ रहे होते हैं। और वो लोग कहते हैं कि यान किंग चेन ने बताया था कि शाओ चेन यहाँ पर आसपास कहीं मौजूद होना चाहिए, क्योंकि स्नो वैली तो यही है और यहाँ पर मुझे किसी के भी ट्रेसेस नहीं मिल रहे। ऐसा लग रहा है कि जैसे सब लोग यहाँ से कहीं चले गए हैं, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर कुछ देर पहले कोई बड़ा तूफान आया है, जिसकी वजह से सब लोग यहाँ से भाग गए होंगे। मगर अचानक उन लोगों को वहाँ पर वान टोंग और फैंटम सेट का वो मास्टर दिखाई देता है, तो वो उन्हें देखकर वहाँ पर काफी सरप्राइज होते हैं, जिसके बाद वो दोनों ही नीचे उतर कर आते हैं। और वो गोल्डन बुक वाला वॉरियर उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने कहा था कि तुम लोगों ने उस लड़के को ढूंढ लिया है जिसने हम सब के वॉरियर्स पर हमला करके उन्हें मारा है। तुम लोगों ने
तुमने उसे ढूंढा है तो फिर बताओ कि वो कहाँ है। ये सुनकर फैंटम सेक्ट का मास्टर कहता है कि हमने उसे ढूंढ लिया था और उसे यहाँ पर रोकने की बहुत कोशिश की थी, मगर बदकिस्मती से यहाँ पर एक बर्फीले तूफान की वजह से हम लोगों को उस लड़ाई से पीछे हटना पड़ गया और वो लड़का मौका देखते ही यहाँ से कहीं गायब हो गया है। ये सुनते ही वो लड़की कहती है कि लगता है कि हमारी सारी मेहनत जाया हो गई। और फिर अचानक हमें एक पर्पल एनर्जी दिखाई देती है जो कि यान किंग चेन की होती है। उस एनर्जी को देखकर वहां पे मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे हैरान हो जाते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, मगर उन लोगों को पता चल जाता है कि यान किंग चेन वो ब्रेक थ्रू कर रही है। वो भी ब्रेक थ्रू करने के बाद 6 हेवन लेवल को अचीव कर लेती है, जिसके बाद वो अब शाओ चेन के बिल्कुल बराबर के लेवल पर आ गई थी। और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लियू मो को, जो कि एक जगह बैठा हुआ होता है और फिर वहां पर शाओ चेन जैसे आता है तो लियू मो थोड़ा सा सरप्राइज होता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे तुमने फिर से एक ब्रेक थ्रू किया है, शायद तुम अब 6 हेवन लेवल में आ चुके हो। तो शाओ चेन कहता है कि कंटिन्यूअसली फाइट करने की वजह से मुझे ब्रेक थ्रू करने का एक मौका मिल गया था। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि लड़ाई करने की वजह से हमें ब्रेक थ्रू करने के ज्यादा चांसेस मिलते हैं, मगर ये लड़ाई का तरीका ज्यादा खतरनाक भी होता है, इससे हम लोगों का गेम भी एंड हो सकता है। लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हारे साथ फाइट की थी तो उसमें ही मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया था। ये सुनने के बाद फिर शाओ चेन उससे कहता है कि ब्रदर लियो, आप यहाँ पर ड्रैगन आइसलैंड में काफी टाइम से मौजूद हैं, क्या आपने यहाँ पर किसी ड्रैगन किंग को नहीं देखा? तो फिर ब्रदर लियो मो कहता है कि अगर मेरे ऊपर मेरी फैमिली का प्रेशर ना होता तो मैं कभी भी इसे बेकार से आइसलैंड में नहीं आता, और मुझे उस ड्रैगन किंग से कोई भी लेना देना नहीं है। वो मेरे हाथ आए या ना आए मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जीना है। मगर फिर शाओ चेन उससे कहता है कि ब्रदर, आप अपनी लाइफ को सुकून के साथ जीने के लिए काफी लंबे टाइम से यहाँ पर आइसोलेशन में बंद है, आखिर आपने इस जगह को ही क्यों चुना है? जिसके बाद फिर लियो मो उसे बताता है कि मैं यहाँ पर बहुत लंबे टाइम से मौजूद हूँ। मैं शुरू में तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा फील कर रहा था, मगर मैं अब वक्त गुजरते साथ ही थोड़ा सा बोर होने लगा हूँ। मगर तुम बताओ कि तुम रिकवर करने के बाद क्या करने वाले हो? तो शाओ चेन कहता है कि मैंने इमोर्टल सेट के लोगों का अलायंस तो तोड़ दिया था, मगर लगता है कि शायद उन लोगों को इतना सबक अच्छा नहीं लगा है। लगता है उन्हें अब और भी ज्यादा अच्छा सा सबक सिखाना पड़ेगा, जिसके बाद से ही शायद वो लोग मेरा पीछा छोड़ेंगे। तो फिर लियू मो कहता है कि जब से इस ड्रैगन आइसलैंड के ऊपर वो ड्रैगन बैरियर आया है, उसके बाद से ही हर शख्स अपनी पावर को सप्रेस कर रहा है। और तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा तो हमें यहाँ के बीस्ट से है, क्योंकि वो यहाँ पर अपनी पावर्स को सप्रेस ना भी करें तो भी कोई मसला नहीं। मगर शाओ चेन कहता है कि अगर मैं यहाँ पर उन बीस्ट से या फिर उन लोगों से डरूंगा तो फिर मैं यहाँ पर सरवाइव ही नहीं कर पाऊंगा। और वैसे भी ये सब के सब लोग तो यहाँ पर वैसे ही हमारे साथ फंसे हुए हैं, तो हमें भी इन लोगों के साथ ही यहाँ पर सरवाइव करना होगा। हमें अगर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है तो इसके लिए हमें इन लोगों के बीच में ही रहकर ये सब कुछ करना है। ये सुनते ही लियू मो कहता है कि ऐसी ही बात है तो फिर चलो आज से ही हम लोग चलते हैं, अब वक्त आ गया है कि मुझे भी थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए। जिस पर शाओ चेन कहता है कि क्या तुम भी मेरे साथ चल रहे हो क्या? तो फिर लियू मो से बताता है कि मुझे भी काफी लंबा टाइम हो गया है, मैंने अभी तक काफी लंबे टाइम से किसी को मारा नहीं है, और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं उन इमोर्टल गेट के लोगों के साथ फाइट करके तुम्हारी उनसे जान छुड़वाने में मदद करूंगा। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यान किंग चेन अभी भी शाओ चेन को उन लोगों के साथ मिलकर ढूंढ रही होती है, और वो लोग कहते हैं कि क्या तुम लोगों को अभी भी ये यकीन है कि शाओ चेन यहाँ पे मौजूद होगा? तो वो गोल्डन बुक वाला वॉरियर कहता है कि उन स्केलेटन डीमंस का ऑरा हमारे ऑरा से बिल्कुल अजीब तरह का है, इसीलिए उन्हें ढूंढना ज्यादा आसान है। ये कहने की ही देर थी कि अचानक से शाओ चेन उन लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि कुत्ते की दुम कभी भी सीधी होने वाली नहीं है। ये सुनते ही फैंटम सेक्ट मास्टर गुस्से में आ जाता है और कहता है अपनी बकवास बंद करो। ये कहते ही वो जैसे उस पर हमला करने के लिए जाता है तो अचानक से उसके सामने एक पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है, जो कि उस पर अटैक करते हुए उसे पीछे धकेल देता है। ये देखते ही वहां पे मौजूद वो गोल्डन वॉरियर अपनी बुक के साथ एक बैरियर बनाकर खुद को बचा लेता है और अपने साथियों को भी, जिसके बाद वहां पर लियू मो उसी पोर्टल के जरिए बाहर निकल आता है। तो वो लोग लियू मो को वहां पर देखकर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा इस लड़ाई में कोई भी लेना देना नहीं है, इसीलिए बेहतर यही है कि तुम इस लड़ाई से दूर ही रहो। और वान टोंग भी उससे कहता है कि स्पेस मास्टर तुम्हारा इस लड़ाई में कोई लेना देना नहीं। मगर फिर लियू मो उससे कहता है कि क्या तुम लोगों में जरा भी हिम्मत नहीं कि तुम लोग मुझे चैलेंज कर सको? इतना कहने की देर थी कि अचानक से वहां पर एक डेड बॉडी आकर गिरती है, जो कि रू यान ने वहां पर फेंकी थी। वो वहां पर आते ही यान किंग चेन से कहती है कि अच्छा तो वो तुम थी जो कि अपने वॉरियर्स के जरिए लोगों को मरवा कर फिर शाओ चेन के ऊपर इल्जाम लगवा रही थी। ये सुनकर वो गोल्डन वॉरियर कहता है कि यही वो असली कातिल है जिसने हमारे
हमारे लोगों को मारा है। वो यान किंग चेन से कहता है कि तुम बताओ कि ये लड़की क्या सच कह रही है। तो यान किंग चेन कहती है कि मैं इस पर कैसे यकीन कर लूं, इसने बस एक डेड बॉडी सामने लाकर रख दी है और उसने कहा है कि यही कातिल है और वो भी हमारे सेक्ट का कातिल। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं इस बंदे को जानती भी नहीं हूँ। वो रुयान से कहती है कि मुझे फंसाने का तुम्हारा प्लान काफी अच्छा था मगर बदकिस्मती से ये फ्लॉप हो गया है। ये सुनकर फिर रुयान उससे कहती है कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर मुझे ये बताओ कि आखिर तुम इस नतीजे पर कैसे पहुंची कि जितने भी लोग मारे गए हैं वो सारे के सारे शाओ चेन के हाथों मारे गए हैं, और जिस वॉरियर को तुम अपने सेट का वॉरियर कह ही नहीं रही, आखिर इस वॉरियर के पास तुम्हारे सेट के कपड़े कहां से आए और उसके पास तुम्हारे सेट का ये स्कार्फ कहां से आया। ये देखने के बाद वान टोंग वहां पर आता है और उस वॉरियर के जख्मों को देखते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा है कि किसी ने फ्लाइंग नाइफ के जरिए इस पर हमला किया है और इस पर मुझे किसी किस्म के ट्री प्रिंट भी नजर आ रहे हैं। ये सुनने के बाद फिर वो गोल्डन बुक वाला वॉरियर कहता है कि इसका मतलब ये है कि यही वो असली कातिल है क्योंकि यहाँ पर मेरी ब्राइट सील लगी हुई है। मगर फिर यान किंग चेन बहाना बनाती है और वो कहती है कि इस मरे हुए बंदे को तुमने मेरे सेट के वॉरियर्स के कपड़े पहना दिए और तुम ये साबित करना चाहती हो कि ये वॉरियर अब मेरे ही सेट का है। कौन भला बेवकूफ होगा जो तुम्हारी बात पर यकीन करेगा। ये कहने के बाद वो फौरन से हवा में ऊपर चले जाती है और उन सब लोगों से कहती है कि सब लोग मेरी बात सुनो, आज अगर तुम लोग मिलकर मेरे साथ शाओ चेन को मार देते हो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि यहाँ पर जितने भी ड्रैगन एग्स हैं वो मैं तुम्हें दे दूंगी। मगर वो गोल्डन वॉरियर कहता है कि हम लोग अभी उस कातिल तक पहुंचे नहीं है, ना ही हमें उसके बारे में कुछ पता है, इसीलिए बिना वजह में हम किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाएंगे। और वो लेडी भी कहती है कि हमें ये कंफर्म नहीं है कि हमारे लोगों को किसने मारा है, इसीलिए हम इस लड़ाई में शरीक नहीं होंगे। ये कहकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। ये देखने के बाद वो फैंटम सेक्ट का मास्टर कहता है कि अगर तुम वो कातिल हो या नहीं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो तुमसे बस अपना बदला लेना है और मुझे तुमसे वो ड्रैगन वेन हासिल करनी है, इसीलिए फटाफट वो हमारे हवाले कर दो। ये कहने के बाद वो लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो रोयान कहती है कि अरे वाह, तुम तो यान किंग चेन के बड़े ही वफादार निकल आए, चलो आ जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। ये कहने के बाद वो उस पर अपने अम्ब्रेला के जरिए हमला करते हुए उसे एक इल्यूजन के अंदर फंसा देती है और अपने मल्टीपल क्लोन्स बना लेती है। ये देखते हुए वो फैंटम मास्टर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस मामूली सी ट्रिक को यूज करते हुए मुझे हरा दोगी। दूसरी तरफ वो वान टोंग जैसे ही शाओ चेन पर हमला करने के लिए अपने डेगर्स थ्रो करता है तो वहां पर ल्यूमो एक पोर्टल एक्टिवेट कर देता है जिसके जरिए डेगर्स वापस से उसकी ही तरफ चले जाते हैं तो वो खुद को उससे बाल बाल बचाता है। मगर अचानक से वान टोंग वो देखता है कि ल्यूमो वो एक पोर्टल के जरिए उसके पीछे आ गया है और उसे पकड़कर वो वापस से एक पोर्टल के अंदर अपने ही स्पेस में लेकर चला जाता है। उसके बाद फिर वहां पर यान किंग चेन अकेली रह जाती है और वो शाओ चेन का मुकाबला करने के लिए सामने आ जाती है और शाओ चेन को भी पता चल जाता है कि यान किंग चेन ने ब्रेक थ्रू कर लिया है और अब वो 6 हेवन लेवल में आ चुकी है तो वो अब उसे बराबरी की टक्कर देगी। और शाओ चेन उससे कहता है कि तुम 6 हेवन लेवल में आ चुकी हो, इसलिए तुम्हें मारना मेरे लिए कोई बड़ा मसला नहीं, ना ही मैं तुम्हें मारकर ज्यादा खुश होऊंगा। मगर फिर वो लड़की कहती है कि तुम मुझे हराने के सिर्फ सपने देखो। ये कहने के बाद वो अपने विंग्स के जरिए एक पावरफुल एनर्जी क्रिएट करना शुरू करती है और हमें दिखाया जाता है कि वो एक क्रॉस स्प्लैश अटैक करती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। ये देखते ही शाओ चेन फौरन से अपने सामने एक पावरफुल स्पिरिचुअल शील्ड बना लेता है जिसके जरिए वो उस अटैक को वहीं पे ही रोककर डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद यान किंग चेन उस पर हमला करने के लिए आती है तो शाओ चेन भी अपनी स्वॉर्ड लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ता है और दोनों ही एक दूसरे पर काफी तगड़े वार करते हैं और हमें दिखाया जाता है कि शाओ चेन का एक अटैक उसके हाथ पर लगता है तो वो लड़की अपनी नाइफ के जरिए शाओ चेन की बॉडी पर भी एक हल्का सा कट लगा देती है और दोनों ही एक दूसरे के अटैक से हल्के फुल्के से इंजर्ड हो जाते हैं। जिस पर शाओ चेन कहता है कि इसकी नाइफ काफी ज्यादा शार्प है, मुझे इससे थोड़ी सी दूरी रखनी चाहिए। और इस तरफ यान किंग चेन भी अपने हाथ को देखती है, उसके हाथ में भी हल्का सा कट लगा हुआ था मगर वो शाओ चेन को मारने के लिए फिर वहां पर गॉड्स एंड डीमन ब्लेसिंग सील टेक्निक को यूज करती है। ये देखते ही वहां पे मौजूद डिसाइपल बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे हर एक चीज डिस्ट्रॉय होने वाली है, चलो भागो यहाँ से। और हम लोग देखते हैं कि शाओ चेन अपनी जगह खड़ा रहता है और वो देखता है कि उसके ऊपर एक बहुत बड़ी चीज आने वाली है। वो चीज जब नीचे आती है तो हमें पता चलता है कि वो एक बहुत बड़ा स्टोन पिलर है जो कि
काफी ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि उसके साथ डीमन एंड गॉड सील लगी हुई होती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा हेवी और ज्यादा से ज्यादा ताकतवर होता जाता है। ये देखने के बाद शाओ चेन फिर उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने की तैयारी करता है और अपनी फुल पावर यूज करते हुए अपनी सारी की सारी एनर्जी को अपनी उस स्वॉर्ड के अंदर फोकस कर लेता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो उस पिलर के नीचे आने का इंतजार करता है, और वो जैसे ही उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाता है तो शाओ चेन अपनी वो गोल्डन स्वॉर्ड हवा में लहराते हुए सीधा उस पिलर पर एक जोरदार वार करता है। ये देखने के बाद फिर यान किंग चेन उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस अटैक को रोक पाओगे? ये हमारे सेक्ट का सबसे सीक्रेट मेथड है, तुमने बस थोड़ा सा ही ब्रेक थ्रू किया है, मगर तुम इस अटैक को बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। मगर हमें दिखाया जाता है कि शाओ चेन की स्वॉर्ड की वजह से वो पिलर आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक होने लगता है, जिस पर वो लड़की भी हैरान हो जाती है और कहती है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। मगर शाओ चेन वो कंटिन्यूअसली उसे पुश करता जा रहा था, जिसकी वजह से वो स्टोन पिलर आहिस्ता आहिस्ता टूटने के करीब आ गया था। और शाओ चेन एक जोरदार धमाके के साथ उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस पर वो लड़की हैरान होकर कहती है कि ये नामुमकिन है, ये लड़का मेरे इमोर्टल मैजिक वेपन को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है? तो फिर शाओ चेन उससे कहता है कि मेरा पावर सोर्स वो लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल से आता है। ये कहते हुए वो उस पर अपनी सोर्ड से वार करते हुए कहता है कि तुम वो लड़की हो जो कि स्ट्रगल नहीं करती, बल्कि तुम हमेशा पर्दे के पीछे छुपकर सिर्फ और सिर्फ साजिशें करती हो। ये कहने के बाद वो अपनी सोर्ड के साथ उस पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक करता है, जिसके साथ वो उसका एक विंग काट देता है, जिसकी वजह से वो लड़की बहुत ही बुरी तरह से हर्ट होती है। और जैसे ही वहां से नीचे गिरने लगती है तो हम देखते हैं कि उसका एक विंग उसकी बॉडी से उखड़कर अलग होकर सीधा जमीन पर जा गिरता है, जिसके साथ साथ वो खुद भी वहां से नीचे जा गिरती है। उसका एक विंग कट जाने की वजह से उसके एक हाथ में इंजरी होती है, जिसकी वजह से वो अब सही तरह से लड़ नहीं सकती। और शाओ चेन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि क्या तुमने कभी ये सोचा भी था कि तुम इस तरह मेरे हाथों मारी जाओगी? इतना कहने के बाद वो फौरन से अपनी सोट पीछे हटाता है तो हम देखते हैं कि लियू मू वहां पर वान टोंग को लेकर बाहर आ जाता है। वान टोंग उससे लड़ते हुए बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था और वो उसके बारे में कहता है कि तुम तो मेरे 10 अटैक भी बर्दाश्त नहीं कर पाए और तुम खुद को डेगर सेक्ट का मास्टर कहते हो। इतना कहने के बाद वान टोंग के मुंह से भी खून निकल आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फैंटम सेक्ट का मास्टर भी वहां से बाहर आकर गिरा था और वो लड़की उससे कहती है कि तुम्हारा इल्यूशन भी काफी अच्छा है, मगर तुम इस ब्यूटी का मुकाबला नहीं कर सकते। ये कहने के बाद वो उन लोगों के सामने आकर खड़ी हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों के तीनों वॉरियर्स अब शाओ चेन के साथियों के साथ हार चुके थे। और लियू मू कहता है कि अनडेड इमोर्टल सेक्ट का मास्टर वो सील हो चुका है और ये बाकी के लोग बिल्कुल वेस्ट हैं। ये कहने के बाद शाओ चेन अचानक से हल्की सी एनर्जी अपनी क्रिएट करते हुए सीधा उस लड़की की बॉडी के अंदर डाल देता है, जिस पर वो हैरान होकर कहती है कि ये तुमने क्या किया है मेरे साथ? तो शाओ चेन कहता है मैंने तुम्हारी पल्स को कट ऑफ कर दिया है, जिस पर लियू मू कहता है कि लगता है कि शायद अब यान किंग चेन के साथ बहुत ही लंबा टाइम गुजारने का मौका मिलने वाला है। मगर यान किंग चेन कहती है कि हमारे अनडेड इमोर्टल सेक्ट में और भी बहुत सारे पावरफुल मास्टर्स हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे किडनैप करके उनसे बच जाओगे? ये हमारे सेक्ट की बेइज्जती है। तुम्हें लगता है कि इमोर्टल सेक्ट की बेइज्जती करने वाला बंदा कोई भी ज्यादा देर तक सरवाइव कर पाएगा? मगर फिर शाओ चेन उससे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे सेक्ट की जरा सी भी परवाह होगी? मगर रुयान आकर कहती है कि तुम इसे छोड़ दो, बस इसे मेरे हवाले कर दो। वो यान किंग चेन से कहती है मैं जानती हूँ कि किसी का बंदी बनना बहुत ही ज्यादा बोरिंग होता है। जिसके बाद वो शाओ चेन से कहती है तुम इसे मेरे हवाले कर दो, मैं इसे अच्छी खासी सर्विस देने वाली हूँ जिससे ये बोर भी नहीं होगी और इसे अच्छा खासा सबक भी मिल जाएगा। इतना कहने की ही देर थी कि अचानक से वहाँ पे क्लाउड्स का कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है और तेज बारिश होने लगती है। फिर वहाँ पर लियू मू हैरान होकर कहता है कि आखिर ये बारिश का कलर रेड कैसे हो गया है? इतने में फिर वहाँ पर हमें एक रेड कलर की एनर्जी को दिखाया जाता है जो कि आसमान से सीधा जमीन की तरफ आ रही थी। ये देखते हुए वान टोंग कहता है कि जल्दी से भागो यहाँ से, ये लोग डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। ये कहने के बाद वो लोग वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं और फिर हमें उन क्लाउड्स के अंदर से एक बहुत बड़ा माउंटेन नीचे आते हुए दिखाई देता है जो कि क्रिस्टल्स के साथ भरा हुआ होता है। उस माउंटेन को देखकर वो सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसका साइज ही बहुत ज्यादा बड़ा होता है। जैसे ही वो माउंटेन नीचे आकर जमीन से टकराता है तो वहां पर जमीन भी बिल्कुल हिल कर रह जाती है और फिर हम देखते हैं कि अचानक से जमीन फटती है और उसके अंदर से ग्रीन एनर्जी निकलने लगती है, जिसके साथ साथ वहां पर बहुत सारे स्केलेटन जो कि हजारों साल पुराने जमीन पर दबे हुए थे वो दोबारा से जिंदा हो जाते हैं और वो सब के सब लोग वॉरियर्स की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, जिस पर शाओ चेन भी हैरान रह जाता है। और वो लोग देखते हैं कि वहां पर हर एक जगह से बहुत सारे स्केलेटन डीमंस निकल रहे हैं और जमीन भी हर तरफ से फटना शुरू हो गई है।
जिसके बाद हम लोग वहाँ पर एक फ्लाइंग ड्रैगन को देखते हैं। वो भी जमीन से निकल आता है और जिंदा होकर वो भी उड़ते हुए उन लोगों की तरफ जाने लगता है। ये देखकर वो लोग भी हैरान होते हैं और दूसरी तरफ वहाँ पे हमें और भी बहुत सारे ड्रैगन्स को दिखाया जाता है जो कि उन स्केलेटन डीमंस के साथ साथ वहाँ से आगे की तरफ जा रहे होते हैं और वहाँ पे हर तरफ फिर हलचल मच जाती है और हर तरफ फिर तबाही तबाही होना शुरू हो जाती है। इसके बाद शाओ चेन कहता है कि ये सब के सब लोग हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं। उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या है जिसकी वजह से ये सारे के सारे स्केलेटर जिंदा हो गए हैं और ऊपर से ये सब के सब लोग एक साथ मिलकर हमला क्यों करने लगे हैं। और रुयान कहती है मुझे खुद भी समझ में नहीं आया कि आखिर ये मरे हुए लोग जिंदा कैसे हो सकते हैं। शाओ चेन देखता है कि सब लोग वहाँ से भागकर अपनी जान बचा रहे हैं मगर वो ड्रैगन उन्हें मार रहे हैं और दूसरी तरफ हम लोग वहाँ पर उसी मॉन्क को देखते हैं। वो भी वहाँ पर आ गया था और वो शाओ चेन से कहता है कि शुक्र है कि तुम जिंदा हो। ये डिवाइन लाइट स्ट्रॉम है और ये रेड ब्लड रेन साफ साफ बता रही है कि रेड ट्राइब के लोगों ने दोबारा से अपनी मैजिक पावर्स को रीगेन कर लिया है और वो लोग दोबारा से इस आइसलैंड पर अपना होल्ड करने वाले हैं। जिसका मतलब ये है कि अब बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ से दूर जाना होगा। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे मौजूद जितने भी स्केलेटन डीमंस होते हैं या फिर ड्रैगन्स होते हैं वो सारे के सारे एक साथ मिलकर उन लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं मगर वो सब के सब लोग डर के मारे वहाँ से भाग रहे थे। और शाओ चेन देखता है कि वहाँ पर एक डायरेक्शन ऐसी है कि जहाँ पर कोई भी हमला नहीं हो रहा। वो सब लोगों से कहता है कि हमें फौरन से उस डायरेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ये कहने के बाद वो सब के सब लोग उस डायरेक्शन की तरफ भागना शुरू कर देते हैं और उस तरफ हमें दिखाया जाता है वही रेड हेयर वाला वॉरियर जो कि एक पहाड़ के ऊपर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है और वो कहता है कि इसे लग रहा है कि शायद मैं किसी बैटलफील्ड में यहाँ पर दफन किया गया था मगर आखिर मैं हूँ कौन और मुझे किसने यहाँ पर दफन किया था। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।